हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? सबकी बढ़िया चल रही है? बढ़िया नहीं चल रही है तो उसे बढ़िया चलाओ। समय बहुत कम है, 3 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। अब किसी की सुनने के लिए समय नहीं है, कोई चीज नई करने का समय नहीं है। अब एक ही गोल अपने सामने रखिए कि इस बार कैसे भी दिल्ली पुलिस के रिटेन को हम लोगों को क्लियर करना है। हर हाल में मुझे जॉब लेनी है, बस ये सोच के साथ आप लोग पढ़ाई करिए, दिन रात एक करिए, मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी ताकत है आप लोगों के अंदर उतनी ताकत लगाइए दोस्त। अब वो समय नहीं है कि हम लोग ये सोच सके कि भाई थोड़े दिन बाद कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल सही समय है, मेहनत में जुटने का समय है और अपने मतलब सपनों को पूरा करने का समय अब आ चुका है। ठीक है दोस्त? तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करने जा रहा हूं जहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी बात कर रहा हूं मैं पॉलीगन की। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D के बीच का टॉपिक होता है दोस्त पॉलीगन। पॉलीगन में हम लोग अलग अलग टाइप के बहुभुज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एक बार सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और फिर उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम होगा मेरे साथी, टॉपिक का नाम होगा पॉलीगन। टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा मेरे साथी पॉलीगन। पॉलीगन पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन को हिंदी में कहा जाता है बहुभुज कहा जाता है। नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को हम लोग पॉलीगन यानी बहुभुज कहते हैं। बच्चे, अगर मैं पॉलीगन के डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन मेरे दोस्त ये कहती है कि 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंधाकृति। मैंने क्या बोला? 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी। तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम लोग क्या कहते थे? त्रिभुज कहते थे। तो त्रिभुज भी एक तरीके का बहुभुज ही है। उसके बाद 4 भुजाओं वालों को हम लोग चतुर्भुज कहते थे, वो भी मेरा बहुभुज ही है। तो 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंध आकृति, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम पॉलीगन कहेंगे या उसे हम लोग बहुभुज कहेंगे। ठीक है भाई? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जब भुजाओं की संख्या 3 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जब भुजाओं की संख्या 4 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे बहुभुज को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जब भुजाओं की संख्या 5 होती है, जब भुजाओं की संख्या 5 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग पंचभुज कहते हैं। जब भुजाओं की संख्या मेरे दोस्त 6 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग षटभुज कहते हैं। इंग्लिश में भी अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को। जब भुजाओं की संख्या 7 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग सप्तभुज बोलते हैं। जब भुजाओं की संख्या 8 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग अष्टभुज बोलते हैं। जब भुजाओं की संख्या 9 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग नवभुज बोलते हैं। जब भुजाओं की संख्या 10 होती है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग दसभुज कहते हैं। बस आप लोगों को यहीं तक याद रखनी है चीजें कि जब वो हमेशा 10 तक जो है भुजाओं की संख्या का नाम से क्वेश्चन देगा, वो आपसे षटभुज बोलेगा, वो आप लोगों से अष्टभुज बोलेगा, वो आपसे नवभुज बोलेगा, दसभुज बोलेगा। अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज को क्या कहते हैं तो दोस्त इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। चतुर्भुज को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं पंचभुज को क्या बोलते हैं तो पेंटागन बोलते हैं। पेंटा मतलब 5, पेंटागन बोलते हैं। षटभुज की बात करूं तो हेक्सा मतलब 6 यानी हेक्सागन बोलते हैं। सप्तभुज की बात करूं मतलब हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, हेप्टागन बोलते हैं। अष्टभुज की बात करूं तो ऑक्टा यानी ऑक्टागन बोलते हैं। और नवभुज की बात करूं तो नौनागन बोलते हैं मेरे दोस्त।
और 10 भुज की बात करूं तो मेरे दोस्त डेकागन बोलते हैं। तो ये हो गया इनका इंग्लिश में नामकरण। वो हमेशा आप लोगों को क्या देगा, वो हमेशा आप लोगों को क्या देगा, वो हमेशा आप लोगों को नाम से क्वेश्चन देगा। वो हमेशा आप लोगों को क्या देगा, हमेशा नाम से क्वेश्चन देगा। एक्चुअल में आज पावर की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, और लाइट नहीं आ रही है तो ना तो फैन ऑन है ना आप लोगों का एसी ऑन है। ठीक है, तो आज तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। देखिए भाई, तो ये यहां से आप लोगों से क्या कहेगा, यहां से आप लोगों से नाम से बोलेगा। हेक्सागन कहता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए n इज इक्वल टू 6 है, यानी भुजाओं की संख्या 6 है। ऑक्टागन कहता है तो भुजाओं की संख्या 8 है। और डेकागन कहता है तो भुजाओं की संख्या 10 है। क्वाड्रिलेटरल कहता है तो भुजाओं की संख्या 4 है। अब आप कहोगे जी क्या इसकी बाद की वो नहीं पूछेगा, क्या भुजाओं की संख्या 11, 12, 20, 18, 17 वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा? तो वो पूछ तो 50 भुजाओं की संख्या वाला भी सकता है, लेकिन नाम से नहीं पूछेगा। वो कहेगा एक ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 48 है। वो कभी भी नाम नहीं देगा, नाम केवल वो देगा n इज इक्वल टू 10 तक। तो 10 तक आप लोगों को नाम याद रखने हैं। 10 के बाद वो बच्चे आपसे क्या कहेगा, वो आप लोगों से मेरे दोस्त भुजाओं की संख्या मेंशन करेगा। ठीक है, नहीं ऑफिस में तो जनरेटर है, ऑफिस में मैं हूं नहीं ना, ऑफिस में मेरे दोस्त मैं हूं नहीं तो ऑफिस में तो जनरेटर है। चलिए भाई, बहुत शानदार। तो अब यहां से 5 चीजें वो आप लोगों से मेरे साथी पूछ सकता है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक सबसे छोटा बहुभुज ले लिया मेरे दोस्त। ट्राइंगल ही सबसे छोटा बहुभुज होता है। बफ आया है, बफ आया है दोस्त, तभी मैं रुक गया हूं। मैंने कहा कि एक सबसे छोटा बहुभुज मैंने लिया, और बहुभुज का ये कोण जो होता है ये बाहरी कोण होता है, और अंदर की साइड जो बना हुआ है ये कोण कहलाता है आंतरिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक कोण, यानी इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो याद रखना बच्चे, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक लाइन के ऊपर पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इस लाइन के ऊपर 2 कोण बन रहे हैं, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, तो यहां से मैं कह सकता हूं आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। तो पहला पॉइंट दोस्त आप लोगों के सामने ये है कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कैसे देगा, किसी भी बहुभुज का अगर बाहरी कोण ये है तो इसका आंतरिक कोण कितना होगा, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण ये है तो इसका बाहरी कोण कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, अब देखिए मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अब वो यहां से क्वेश्चन और क्या पूछता है, सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होती है। अगर हम लोगों से पूछे कि एक बहुभुज दिया हुआ है जिसके अंदर भुजाओं की संख्या जो है वो 5 है, तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, यानी ईच इंटरनल एंगल अगर आपसे पूछा जाए, अगर कभी भी आप लोगों से आंतरिक कोण की वैल्यू पूछी जाए, ईच इंटरनल एंगल की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाए, तो दोस्तों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, n-2 होता है, मल्टीप्लाई बाई 180 होता है, बटे में n होता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरे पास प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, मैंने कहा, मतलब मैंने नहीं, क्वेश्चन ने ये कहा आप लोगों से, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि एक सप्तभुज है, एक सप्तभुज है, सप्तभुज मतलब 7 भुजाओं वाला कोई बहुभुज, उसके प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होगी, ईच इंटरनल एंगल की वैल्यू क्या होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है।
तो आप फॉर्मूला लगाओगे कि प्रत्येक आंतरिक कोण की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। n है मेरे दोस्त भुजाओं की संख्या। तो मेरे साथी आप लोग क्या कहेंगे? n की जगह सप्तभुज है ना, सप्तभुज होता है जिसमें भुजाओं की संख्या 7 होती है। तो n की जगह 7 लिखेंगे। 7 माइनस 2 बटे में 7 हो जाएगा, गुणा में 180 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 बटे यानी 900 बटे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 बटे 7 हो जाएगा। भाई 180 की गुणा 5 में करेंगे 900 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा? प्रत्येक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू 900 बटे 7 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ गई? क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ गई है? तो आप कहेंगे जी ये बात जो है वो समझ में आ चुकी है। जब भी आप लोगों से प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाती है तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n-2 बाई n मल्टीप्लाई 180 लगाएंगे। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। दो बातें मैंने आप लोगों को बता दी। दरवाजा खोल दो भैया। बेटा अगर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी अगर प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर ना हो तो बेटा मैं बहुभुज की बात कर रहा हूं और बहुभुज हम लोगों को रेगुलर पढ़ना है जिसमें सारी भुजाएं समान होंगी, सारे कोण भी समान होंगे। अगर एक कोण की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो तो वही सभी कोण की वैल्यू होगी। तो आप लोगों को इर्रेगुलर पॉलीगन जो है वो पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्त। अब सुनिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं प्रत्येक आंतरिक कोण आप लोगों ने निकाल लिया, थर्ड चीज आप लोगों से यहीं पे पूछता हूं कि आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। जितने भी आंतरिक कोण हैं उनका सम कितना होगा? आंतरिक कोण का योग कितना होगा? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जितने भी इंटरनल एंगल हैं, जितने भी आंतरिक कोण हैं, उन सब का योग कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे मेरे साथी? वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 180, मतलब ऊपर वाला भाग जो होता है वो योग का फॉर्मूला होता है। तो मेरे दोस्त अगर योग निकालना हो तो n से डिवाइड मत करना, और अगर एक एंगल निकालना हो तो n से डिवाइड कर देना। तो ये जो होता है ये सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स होता है और ये होता है ईच इंटरनल एंगल, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू ये होती है। और बेटा योग का फॉर्मूला मेरे साथी मेरे दोस्त ये होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पे आप लोगों से पूछता हूं मेरे दोस्त कुछ बातें और हैं। चौथा पॉइंट मैं आप लोगों से पूछूं कि बाहरी कोण क्या होता है? प्रत्येक या बाहरी कोणों का योग कितना होता है? अगर सभी बाहरी कोणों का योग पूछा जाए, बाहरी कोणों का योग कितना होता है? बाहरी कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, यानी जितने भी बाहरी कोण हैं उनका सम कितना होगा? तो आप लोग इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं होती, सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है।
किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग अगर पूछा जाए तो आप 360 कह देना। अभी 1 मिनट में रिकॉल कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों के ये टॉपिक जो है आज ही खत्म हो जाएगा। चंद क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, वो भी रेयर केस में। तो रेयर केस में पूछे जाते हैं तो आपसे छूटे ना, इस वजह से मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त बात को समझना। अगर प्रत्येक बाहरी कोण आप लोगों से पूछा जाता है, ये तो बाहरी कोणों का योग था। अगर प्रत्येक बाहरी कोण पूछा जाता है, यानी कि प्रत्येक बाहरी कोण, ईच एक्सटर्नल एंगल आप लोगों से पूछा जाता है, ईच एक्सटर्नल एंगल आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे मेरे साथी, बस योग को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दोगे। योग को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो हर एक एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। बाहरी कोणों का योग पूछा जाएगा तो 360 हो जाएगा। आंतरिक कोण जितने भी हैं उन सबका योग पूछा जाएगा तो n-2 मल्टीप्लाई 180 होगा। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाएगा तो n-2 मल्टीप्लाई 180 को n से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का सम कितना होगा तो आप हमेशा 180 बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये आपके सामने 5 फॉर्मूले मैं लिख चुका हूं, 1 2 3 4 5 लिख चुका हूं। एक सबसे लास्ट फॉर्मूला, और यहीं पे हम लोगों का पॉलीगन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है केवल और केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे पूछी जाती है कभी भी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस टॉपिक से, तो विकर्णों की संख्या, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है मेरे दोस्त विकर्णों की संख्या। यानी वो आप लोगों से पूछ रहा होता है नंबर ऑफ डायगोनल। क्या पूछ रहा होता है, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त n इंटू n-3/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को हम लोग लगा देंगे तो विकर्णों की संख्या आ जाएगी। मेरे दोस्त आप लोग एक फोटो ले लीजिए, यही सारा पॉलीगन है, इसी में सारा पॉलीगन सिमट जाता है। यही सारा पॉलीगन है, इसी में सारा पॉलीगन जो है वो सिमट जाता है। मेरे दोस्त ये 6 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों के हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगे, हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। हमारा कोर्स रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 तारीख से सुबह 8 बजे से बच्चे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और वास्तव में अब वो समय आ चुका है जहां आप लोगों को भी मेहनत करनी है और दुगने तिगने उत्साह के साथ, जोश के साथ हम लोगों को भी आप लोगों के साथ जुड़ना होगा। तो 21 तारीख से पूरी की पूरी RWA टीम, जो भी दिल्ली पुलिस में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो सारे के सारे वेल प्रिपेयर्ड होके आप लोगों के साथ जो है वो गेयर बदलने की तैयारी में है। क्योंकि हर एक व्यक्ति पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे, मेहनती बच्चे होंगे, नया टारगेट लेके जुड़ेंगे। तो मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। उनका भी सिलेक्शन होगा जो नए जुड़े हैं और पुरानों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जिसने लास्ट के 3 महीने जो है उनको बेस्ट यूटिलाइज कर लिया, उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर लिया, सिलेक्शन उनका होगा। अब से पहले आपने क्या किया है डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि बाद के 3 महीने आप अपनी तैयारी को कैसा रूप देते हैं। ये डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, इस बात पर डिपेंड करता है आप लोगों का सिलेक्शन। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार। तो ये आप लोगों के सामने जो है ये पॉलीगन के क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है। ठानना होगा कि जीत के ही आएंगे, ठानना होगा दोस्त कि जीत के ही आएंगे। और उस जीत का रिजल्ट जो है वो 3 महीने बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बातों में नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ जीत जाएंगे, पढ़ लेंगे, टाइम बहुत है। भाई टाइम बहुत नहीं है, वो भी लोग मौजूद हैं जो हर चीज भूल चुके हैं अपने इस सपने के पीछे, है ना। तो उन्हें भी मात देना है, हर किसी को मात देना है। ये वो समय है जब कुर्सी छीनने की बारी है। मतलब जो पहले से मेहनत कर रहे हैं या जो हमसे बेहतर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हराने का टाइम है और एक कुर्सी को कब्जाने का टाइम है। ठीक है, चलिए
फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो, प्रैक्टिस सेट कब आएगा, कोर्स कब चालू होगा, वो सब हमारा सोचना है ना। आप लोगों को जैसे जिस दिशा में हम लोग लेके चल रहे हैं, बस उस दिशा में चलने की आवश्यकता है और उसी तरीके से चलने की आवश्यकता है जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। बेटा एक एग्जाम्पल बताऊंगा, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को लूंगा। मैंने जीडी में भी पढ़ाया था और मतलब ग्रुप डी में भी पढ़ाया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी लगातार प्रतिक्रिया रखते थे, जी ऐसे करो वैसे करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और बच्चे मैं आज भी देखता हूं तो उनका आज भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उनका उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी अलग से चीजें चला रहे होते हैं। तो दोस्त कहीं ना कहीं वो रास्ते से अलग हट रहे होते हैं। हम वो चीज लेके चल रहे हैं जो बिल्कुल ट्रैक पर हैं चीजें, और प्रॉपर उसी रास्ते पर उसी मंजिल पर जाके वो रास्ता रुक रहा है। उस रास्ते से भटकना नहीं है, उस रास्ते पर भरोसा करके आप लोगों को उस रास्ते पर चलना है। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाहरी कोण से 5 गुना है। आंतरिक कोण जो है यानी इंटरनल एंगल जो है वो एक्सटर्नल एंगल का 5 गुना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ऐसा क्वेश्चन ने मेरे दोस्त बोला है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। क्या आप लोग ये जानते हैं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं इस बात को। क्या मैं इंटरनल एंगल की जगह 5 एक्सटर्नल एंगल लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से जब आप लोग देखेंगे तो 5 और 1 6 एक्सटर्नल एंगल आपके सामने नजर आएगा। तो यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। अगर आप भुजाओं की संख्या निकालना चाहते हैं तो दोस्त 360 को बाहरी कोण से विभाजित कर दो। तो यहां से आप लोग बता पाओगे कि 12 जो होंगी वो भुजाओं की संख्या होंगी। 12 जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी दोस्त, वो भुजाओं की संख्या हो जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे इसमें भुजाओं की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त, इसमें भुजाओं की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? भाई आपने क्या पढ़ा है, प्रत्येक बाहरी कोण जो होता है उसे कैसे निकालते हैं, 360 को n से डिवाइड करके निकालते हैं। लेकिन अगर मुझे यहां से n ही निकालना हो तो 360 को प्रत्येक बाहरी कोण से डिवाइड कर दोगे तो भुजाओं की संख्या भी तो निकल जाएगी। तो वही मैंने आप लोगों से कहा है कि 360 को प्रत्येक बाहरी कोण से डिवाइड कर दो तो आपके सामने भुजाओं की संख्या आ जाएगी। फॉर्मूला क्यों नहीं लगाई इसमें? फॉर्मूला लगाई, फॉर्मूला लगाई तो बेटा फॉर्मूला लगाई, ये वाला फॉर्मूला लगाई, यहां ये वाला फॉर्मूला लगाई, तमाम फॉर्मूला लगाई इसमें। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी 5 गुना समझ। बेटा जी उसने बोला है आंतरिक कोण बाहरी कोण से 5 गुना है, तो आंतरिक कोण जो है वो बाहरी कोण का 5 गुना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बच्चे, जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है वो 1440 है। बच्चे उसने कह दिया है कि आंतरिक कोणों का योग जो है, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आंतरिक कोण का योग होता कितना है। तो आप कहेंगे आंतरिक कोणों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। आंतरिक कोण की वैल्यू उसने कितनी दी है, 1440 दी है। कितनी दी है मेरे दोस्त, 1440 दी है। यहां से आप लोग देखेंगे तो 180 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 1440 को 180 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे ये 8 आ जाएगा। यहां से -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो क्या भुजाओं की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी। आपके पास भुजाओं की संख्या आ चुकी है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं।
आप प्रत्येक बाहरी कोण भी निकाल सकते हैं, आप विकर्णों की संख्या भी निकाल सकते हैं, यानी कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास जो है वो n की वैल्यू मौजूद है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 35 बता रहे हैं, कुछ 36 भी बता रहे हैं, 35 भी ऑप्शन में है, 36 भी ऑप्शन में है। शानदार जानदार, लगभग 80-90% लोगों का 35 ही आंसर आ रहा है। लकी बिजनौर 36 है, लकी बिजनौर 36 है, वरना सभी जो है वो 35 है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, यदि एक नियमित बहुभुज, नियमित मतलब रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या जो है 10 है, तो विकर्णों की संख्या डायरेक्टली, और सबसे बड़ी बात है ये जो आज 12-13 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि विकर्णों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला मेरे साथी ये होता है। तो अगर मैं विकर्णों की संख्या यहां से निकालना चाहता हूं तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस बहुभुज के अंदर विकर्णों की संख्या जो होगी वो 35 हो जाएगी। इस बहुभुज के अंदर, इस पॉलीगन के अंदर जो भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या जो होगी वो 35 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को हमेशा ऑप्शन से जाना है, हमेशा ऑप्शन से जाना है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात यानी 1-2 दिया हुआ है। आप लोगों के पास दो बहुभुज हैं, उसमें भुजाओं की संख्या का अनुपात 1-2 दिया हुआ है। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात जो है वो 2-3 दिया हुआ है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात जो है वो 2-3 दिया हुआ है। तो इन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अच्छा ये बताइए आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे आंतरिक कोण निकालने का मेरे दोस्त ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा मेरे साथी ऑप्शन से जाना है, मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन से कैसे जाएंगे, उसने कहा दोनों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1-2 है, तो यहां दोनों का रेशो निकालेंगे 1-2 ही आ रहा है, यहां दोनों का रेशो निकालेंगे 1-2 ही आ रहा है, यहां दोनों का रेशो निकालेंगे 1-2 ही आ रहा है, यहां दोनों का रेशो निकालेंगे 1-2 ही आ रहा है, यानी यहां से तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट आगे उसने कहा उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 2-3 है। अगर मैं भुजाओं की संख्या 4 लेता हूं तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहां 180 है, बटे में 4 है, तो यहां क्या इसका आंतरिक कोण जो आएगा वो 90 आ जाएगा। बहुत शानदार। अगर 8 लेता हूं तो इसका आंतरिक कोण 6 गुणा 180 आ जाएगा, नीचे कितना है 8 दिया हुआ है, 2 तिया 6, 2 चौक 8 होगा, और 4 चौक 16, 45 तिया कितना हो जाएगा, 45 तिया 190 हो जाएगा। अगर मैं दोनों का रेशो निकालना चाहता हूं तो 15 चिक्का 90 और 15 निम्मा 135, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या इनके इंटरनल एंगल्स का रेशो 2-3 दिया हुआ है, तो आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सटीक बात बैठ रही है कि रेशो जो होगा दोनों कोणों का वो 1-2 होगा, और इनके आंतरिक कोणों का अनुपात जो होगा वो 2-3 हो जाएगा। तो आंतरिक कोण मैंने निकाल लिए, जब दोनों का अनुपात निकाला तो वो 2-3 आया, और उसने भी 2-3 दिया है, तो यही ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर मेथड से कैसे बनेगा, मेथड से भी बता दूंगा मेरे दोस्त, ये लो मेथड से देख लो, और तो मुश्किल हो जाएगा। पहली भुजा ए मान लेता हूं, पहली में भुजाओं की संख्या ए है,
क्योंकि 1 2 का रेशो दिया है, भुजाओं की संख्या का रेशो क्या दिया हुआ है 1 2, तो पहली में भुजाओं की संख्या a मान लू, दूसरी में भुजाओं की संख्या 2a मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां क्या रखता हूं, भुजाओं की संख्या a रखूंगा, a माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, अपॉन में a हो जाएगा। दूसरी में भुजाओं की संख्या 2a है, तो 2a माइनस 2 बाई 2a इंटू 180 हो जाएगा। क्या दोनों के इंटरनल एंगल्स का रेशो जो दिया है वो 2/3 दिया है या नहीं? तो 180 से 180 कट जाएगा मेरे दोस्त, a से a कट जाएगा, इस 2 की गुणा ऊपर होगी तो ये 2a माइनस 4 हो जाएगा, और यहां क्या है, पहले से ही 2a माइनस 2 है, और इज इक्वल टू में क्या है 2/3 दिया हुआ है। 3 की गुणा इसमें करोगे तो 6a आएगा, माइनस का 12 आएगा, 2 की गुणा इसमें करोगे तो 4a आएगा, माइनस का 4 आएगा या नहीं? 6 में से 4 जाएगा तो 2a बचेगा, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, -4 + 12 8 बचेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, यानी पहले में भुजाओं की संख्या 4 हो जाएगी और दूसरे में 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो आप लोग यहां पे क्या मान सकते हैं, पहले में भुजाओं की संख्या 1 मान सकते हैं और a मान सकते हैं, दूसरे में 2a मान सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए किसी भी तरीके से आप लोग जा सकते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कराया है, ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त जैसा मैंने कराया है अभी आप लोगों को। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2 समबाहुभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच 1 2 का अनुपात है। पहले की भुजा a है और दूसरे में भुजाओं की संख्या 2a है। ठीक है भाई, उसने कहा है मेरे दोस्त कि उनके अंतः कोणों का माप, अंतः कोणों का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 बाई n होता है भुजाओं की संख्या गुणा 180। क्या ये पहले के अंदर आंतरिक कोण आ जाएगा? अगर दूसरे के अंदर आंतरिक कोण निकालूं तो भुजाओं की संख्या 2a है, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 बाई भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या है 2a, और दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है, आंतरिक कोणों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो यहां से a कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, इस 2 की गुणा ऊपर होगी तो ये 2a माइनस 4 हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो ये 2a माइनस 2 है, इज इक्वल टू में 3/4 आप लोगों को दिया हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा, 4 दूनी 8 है, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 दूनी 6a माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा 2a बचेगा, माइनस 6 प्लस 16 10 आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी, और 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसकी जो भुजा हो जाएंगी 5 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 5 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस आपको क्या करना था, आपको आंतरिक कोणों का अनुपात लिखना था। आंतरिक कोण का निकालने का फॉर्मूला दोस्त ये होता है, पहले के अंदर भुजाओं की संख्या a मानी है तो n की जगह बस a पुट करना है, ये पहले का आंतरिक कोण आ जाएगा, पहले का आंतरिक कोण आ जाएगा। और अगर दूसरे के अंदर भुजाओं की संख्या 2a मानी है तो n की जगह 2a पुट करना है, ये दूसरे का आंतरिक कोण आ जाएगा। दोनों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, उसे उसके इक्वल लिख देंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि 2 समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात जो है, यानी पहले के अंदर 1 है तो दूसरे के अंदर 2 भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। यदि पहले बहुभुज का आंतरिक कोण जो है वो 120 डिग्री है। अच्छा, आंतरिक कोण निकालते कैसे हैं, आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे दोस्त ये होता है, क्या आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो
तो यहां से आप लोग क्या निकालेंगे, भुजाओं की संख्या पहले के अंदर a है, -2 हो जाएगा, बटे में a हो जाएगा। क्या पहले का आंतरिक कोण इतना निकल के आएगा, और उसने आंतरिक कोण पहले का कितना दिया है, 120 दिया है, यही तो कहा है। अब ये देखिए, ये गुणा में 180 है, इधर आके भाग में 180 हो जाएगा। 6 दूनी 12 होगा, 6 तिया 18 होगा। 3 की गुणा a में करेंगे 3a आएगा, -3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। यहां 2 की गुणा a में करेंगे 2a आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो a आ जाएगा। क्या a की वैल्यू 6 आ चुकी है, हाँ या ना? मतलब कि पहले के अंदर भुजाओं की संख्या 6 होगी, तो दूसरे के अंदर भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगी। अब आपसे पूछा है दूसरे समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, तो भुजाओं की संख्या 12 पुट कर दो, 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, बटे में भुजाओं की संख्या 12 है, गुणा में 180 है, तो आप कहेंगे ये 15 बार कटेगा, 15 धाई 150 हो जाएगा। यानी दूसरे बहुभुज के अंदर प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू जो आएगी वो 150 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी दोस्त, तो वो 150 निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं था बेटा, बस केवल और केवल उन्हीं 5 फॉर्मूले पर बेस्ड है, उन्हीं 5 फॉर्मूले पर संपूर्ण पॉलीगन जो है वो पूरा का पूरा पॉलीगन जो है वो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। n को 12 क्यों माना है? n को 12 इसलिए माना है क्योंकि रेशो कितना आया है, 1:2 है। a की वैल्यू 6 है, तो पहले बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या 6 होगी, दूसरे बहुभुज के अंदर 6 दूनी 12 हो जाएगी। तो अगर मैं n की जगह 12 लिख दूंगा, ये भुजाओं की संख्या ही तो है, n की जगह 12 लिख दूंगा तो मेरे पास प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा दूसरे वाले बहुभुज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथी, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल्स का सम दिया हुआ है, तो इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे n-2 × 180, ये इंटरनल एंगल्स का सम होता है, और उसने दिया कितना है, 1260 दिया है, यही तो दिया है। तो यहां ये गुणा में 180 है, इधर जाके भाग में 180 चला जाएगा, तो 18 सत्ते 126 होते हैं। यहां -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो क्या बहुभुज के अंदर जो है 9 भुजाएं होंगी, यानी ये जो बहुभुज होगा ये नवभुज होगा। तो उसने कहा है इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण के बीच अंतर क्या होगा। अच्छा, क्या आप लोग ये बात जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर भुजाओं की संख्या 9 है तो 360 को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बाहरी कोण निकल के आ जाता है जो कि 40 डिग्री आएगा। अगर बाहरी कोण 40 हो चुका है, अगर बाहरी कोण 40 हो चुका है तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटा दो, क्या आंतरिक कोण 140 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं। उसने कहा है बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच डिफरेंस क्या है, अंतर, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा 140 और 40 के बीच अंतर कितने का है, तो आप लोगों का जवाब होगा 100। क्या हो जाएगा, आप लोगों का जवाब होगा कि 100 का अंतर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर प्रत्येक बाहरी कोण पूछेगा तो 40 डिग्री, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछेगा तो 140 डिग्री। आई और ई क्या होता है, आई होता है इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण, ई होता है एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाहरी कोण। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, फटाक से मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब इसके बाद जो है हम 10-11 क्वेश्चन करेंगे इसके, और फिर हीरे वाले क्वेश्चन देखेंगे।
हीरे वाले क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, और अगर टाइम लगा तो बंदर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, नहीं तो फिर किसी दिन संडे में मैं आप लोगों को ये करा रहा हूँ छूटा हुआ पार्ट जो है, ठीक है। और जो चैप्टर छूट गए हैं मैंने प्रॉमिस किया है दोस्त, प्रॉमिस कभी भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन पता है आप लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आप लोगों को पता चल गया है कि पूरे 15 के 15 क्वेश्चन जो हैं वो बंदर वाले आने वाले हैं, पूरे 15 के 15 क्वेश्चन जो हैं वो हीरे टूटने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने और सारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये छोड़ के चल रहा हूं, इसे बाद में करा दूंगा, उस चीज को आप लगातार पकड़े हुए हैं, लगातार पकड़े हुए हैं। अगर वो चीज मुझे छोड़नी होती तो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता कि ये चीज मैं छोड़ के चला हूं। मेरे दोस्त, सच्चाई नाम की भी कोई चीज होती है, तो संडे में अगर आप लोगों से प्रॉमिस किया है तो उसे संडे में जरूर पूरा करूंगा। आप लोग टेंशन मत लो, किसी भी चीज की टेंशन मत लो, है ना। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं, उन्हें पता चल गया है, सपने में दिख गया है कि सारे के 15 क्वेश्चन बंदर वाले बनने, 7 क्वेश्चन बंदर वाले बनने और 8 क्वेश्चन हीरे टूटने वाले बनने, है ना। इनका कोई मतलब नहीं है जो ये चल रहा है। हाँ, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, क्वेश्चन ने बता दिया है कि प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू दी है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान निकलता है वो ऐसे निकलता है यानी उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 को 9 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 896 में 4 जोड़ोगे तो ये जो दी हुई है 900/7 दी हुई है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 900/7 दी हुई है, हाँ या ना। अब आप यहां से देखिए, उसने कहा उसके विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग क्या है, तो 180 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। 180 से काटेंगे 5 बार, 7 की गुणा n में करेंगे 7n होगा, 7 की गुणा 2 में करेंगे 14 आएगा, 5 की गुणा n में करेंगे 5n आएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, गुणा में 2 है, इधर आके भाग में 2 होगा, तो क्या भुजाओं की संख्या 7 आ जाएगी, क्या भुजाओं की संख्या 7 आ जाएगी। उसने कहा है भुजाओं की संख्या क्या आ चुकी है, 7 आ चुकी है। उसने कहा है उसके अंदर विकर्णों की संख्या और निकालनी है, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, n इंटू n-3/2 होता है। भुजाओं की संख्या कितनी निकाली है, 7 निकाली है, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। अब आप लोग ये बताइए मुझे, क्या इसके अंदर विकर्णों की संख्या 14 हो जाएगी। उसने अलग अलग नहीं पूछा है, उसने दोनों का योग पूछा है, एक तो भुजाओं की संख्या का और एक विकर्णों की संख्या का योग आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, अगस्त में ही करा दूंगा, टेंशन मत लो, अगस्त में करा दूंगा या सितंबर के मिड तक करा दूंगा, है ना। जो वो बचे हुए चैप्टर हैं सितंबर के मिड तक करा दूंगा या अगस्त में करा दूंगा, टेंशन मत लो किसी बात की। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी दोस्त स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आप 5-7 दिन 10 दिन बाद आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, जो भी कराएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, बड़े बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान जो है, प्रत्येक बाहरी कोण दिया हुआ है आप लोगों को, 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 357 में 3 जोड़ोगे तो 360/7 दिया हुआ है। अगर प्रत्येक बाहरी कोण आप लोगों को दिया हुआ है तो मैं भुजाओं की संख्या कैसे निकाल सकता हूं, 360 को प्रत्येक बाहरी कोण से डिवाइड कर दूं, प्रत्येक बाहरी कोण 360/7 है,
क्या इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। अगर मेरे पास भुजाओं की संख्या आ चुकी है तो उसने कहा इसके विकर्णों की संख्या, इसके विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, n इंटू n माइनस 3/2 से निकालते हैं। तो n की जगह 7 पुट करिए, 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, बटे में 2 होगा। क्या इसके अंदर जो विकर्ण आ जाएंगे वो 14 आ जाएंगे। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा क्या है मेरे दोस्त, इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो विकर्णों की संख्या 14 है, भुजाओं की संख्या का अनुपात 7 है। तो मेरे दोस्त दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, दोनों का रेशो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी का होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे दोस्त। और इस तरीके से पॉलीगन हम लोगों ने खत्म किया। बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में मेरे दोस्त आप लोगों से पॉलीगन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आज आप लोगों का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ टॉपिक आप लोगों के बचे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर कट मैं बता देता हूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ऐसे जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं बीच में। मेरे दोस्त SI CI जो है वो मुझे कराने हैं, आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा। और लास्ट टाइम जो है दिल्ली पुलिस 2020 में सिंप्लीफिकेशन जो है वो बड़ा भयंकर आप लोगों से पूछा गया था। तो ये सिंप्लीफिकेशन में ही सारा कुछ करा रहा हूंगा, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, और चाहे वो घातांक और करनी हो, सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो, ये घातांक और करनी हो। तो आप लोगों के ये 2 चैप्टर और ये तीसरा चैप्टर एक दिन का और है, जिसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, जिसे हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन कहते हैं। ये आप लोगों का सिलेबस जो है वो मेरी तरफ से बचा हुआ है मेरे साथी, मेरी तरफ से बचा हुआ है। आप लोगों को ये सिलेबस जो है वो मैं पूरा करा दूंगा। हाँ, 10 तक चलने वाली, अभी मैंने खत्म कहाँ का है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को हीरे वाले करा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दोस्त एक पृथ्वी को रेशो में एक पृथ्वी वाला क्वेश्चन बचा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला, वो क्वेश्चन करा देता हूं। और 1-2 क्वेश्चन जो है वो बंदर वाला आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो बने रहेंगे आप लोग, मैं दिखाता हूं आप लोगों को क्वेश्चन। वो ये आप लोगों को सीट मिल जाएगी, है ना। चलिए पहले आप लोग मुझे ये बताइए, बंदर वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाक से मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। एक कीड़ा जो है वो 60 सेंटीमीटर ऊंची छड़ पर 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ता है। कीड़ा कह लो या बंदर कह लो, अब ये मत कहना जी आपने तो कीड़े वाले कराए हैं, बंदर वाले कराए नहीं, है ना। ये मत कहने लगना जी कीड़े वाले तो करा दिए, बंदर वाले नहीं कराए हैं। जिनको बंदर वाले ही करने तो कीड़े की जगह बंदर लिख देना, बस इतना काम कर देना, क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक कीड़ा 60 सेंटीमीटर ऊंची छड़ है, यानी इस छड़ की ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है, यानी अगले 1 सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। पहले 5 सेंटीमीटर चढ़ा होगा, फिर 2 सेंटीमीटर फिसल गया होगा, यानी मुझे ये पता चल चुका है कि ओवरऑल वो 2 सेकंड में 3 सेंटीमीटर ही चढ़ा होगा। भाई सेकंड हो चुके हैं मेरे दोस्त 2, और वो चढ़ा कितना होगा, केवल 3 सेंटीमीटर ही चढ़ा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। उसने कहा है कि छड़ के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है कि जितना वो पहली बार में चढ़ रहा है, जितना वो पहली बार में चढ़ रहा है, पूरी छड़ की लंबाई में से उसे घटा दो। यानी आपको जो हिसाब किताब निकालना है वो 55 सेंटीमीटर तक का निकालना है, वो आपको बेटा 55 सेंटीमीटर तक का निकालना है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर वो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो मुझे 55 सेंटीमीटर जाना है। तो 55 तो 3 से कटेगा नहीं। आप एक काम करिए, इसमें 18 की गुणा करिए। 18 की गुणा क्यों करी, क्योंकि 55 के नजदीक पहुंचने के लिए। क्या 18 की गुणा करने पर 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 18 की गुणा दोस्त इधर कर दीजिए। क्या वो 54 सेंटीमीटर जो है वो 36 सेकंड में पहुंचेगा।
अगर वो 54 सेंटीमीटर जाना चाहता है तो क्या उसे 36 सेकंड का समय लगेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगेगा। अब अगला जो 37वां सेकंड आया होगा वो 5 सेकंड की छलांग लगाएगा। 5 सेकंड की छलांग लगाएगा तो 59 सेंटीमीटर जा चुका होगा, 1 सेकंड बढ़ चुकी है। लेकिन भाई अगला जो नंबर है ना वो फिसलने वाला नंबर है, तो 59 में से फिर 2 फिसलेगा अगले सेकंड में। तो क्या आ चुका है? 54 और 5, 59 में से 2 गया तो 57 आ चुका है। और फिर अगले सेकंड 3 सेंटीमीटर उसे चढ़ना है। अगले सेकंड दो, ये तो अगली छलांग तो 5 सेंटीमीटर की रहेगी। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है भाई। अगर उसे 5 सेंटीमीटर चढ़ना है तो पहले आप लोग क्या करिए, 54 सेंटीमीटर को घटा दीजिए। भाई 3 सेंटीमीटर 2 सेकंड में जाता है तो 18 सेकंड में 54 सेंटीमीटर गया होगा। तो 54 सेंटीमीटर 18 दूनी 36 सेकंड में गया होगा। अब जैसे ही 37वां सेकंड आएगा वो 5 सेंटीमीटर की छलांग लगाएगा। 5 सेंटीमीटर की छलांग लगाएगा। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी यहां से। तो एक कीड़ा जो है वो 60 सेंटीमीटर ऊंची छड़ पर 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे सेकंड में 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो अगर मैं यहां से देखूं मेरे दोस्त, 40 सेकंड आ रहा है, अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स आएगा मेरे ख्याल से। इसका अप्रोक्स से ही आना चाहिए, 38 सही 3/5 आना चाहिए। वैसे तो भाई पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा है, पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा। 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ता है परंतु दूसरे सेकंड में 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो भैया लास्ट वाली छलांग में तो वो पार पहुंच जाएगा। लास्ट वाली छलांग में देखो 54 का हिसाब किताब मैंने निकाल लिया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या, 3 सेंटीमीटर जाता है 2 सेकंड में, ठीक है। फिर 18 सेकंड में क्या होता है, 18 सेकंड 18 की गुणा कर दी तो 54 सेंटीमीटर जो जाएगा वो 36 सेकंड में जाएगा, ठीक है। 54 सेंटीमीटर यहां कहीं है वो पहुंच चुका है, 36 सेकंड हो चुके हैं। जैसा ही 37वां सेकंड का आएगा वो छलांग लगाएगा 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर 54 और 5 59, अभी भी 1 मीटर बचा हुआ है ऊपर। तो मेरे दोस्त 5 हो गए, 59 मीटर हो चुका है। 1 सेकंड का समय हो गया है, 37 सेकंड हो गए। अगले मिनट जो है वो 2 सेंटीमीटर फिसलेगा, यानी वो 3 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है। तो 37 हो गया, 38 हो गया और ये आएगा 38 पॉइंट कुछ आएगा, 38 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, 38 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसे 39 सेकंड का ही समय मान लेंगे, 38 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, जब है ही पोल 60 सेंटीमीटर का तो 62 कैसे चला जाएगा? जब है ही पोल 60 सेंटीमीटर का तो 62 कैसे चला जाएगा? ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जवाब जो है वो 39 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, इसी के जैसा क्वेश्चन है, फिसलने वाला क्वेश्चन, फिर क्लियर ही हो जाएगा। फिसलने वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर ही हो जाएगा, फिसलने वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाक से मुझे बताइए, फटाक से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक बंदर एक भवन पर, देखो आ गया आपका बंदर वाला क्वेश्चन, आ चुका है आपका बंदर वाला क्वेश्चन। उसने कहा है एक बंदर एक भवन पर 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, यानी कि 3 मिनट में कितने मीटर चढ़ता है? 15 मीटर चढ़ता है। कितने मीटर? 15 मीटर चढ़ता है। तथा अगले 2 मिनट में वह 5 मीटर फिसल जाता है। अगले 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में वह 5 मीटर जो है वो फिसल जाता है, यानी कि टोटल 5 मिनट में
टोटल 5 मिनट में वह 10 मीटर की दूरी तय करता है। ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। ठीक है, उस भवन की ऊंचाई 100 मीटर है, उस भवन की ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है। कितने मिनट बाद वह बंदर उस भवन की पूर्णता चढ़कर बैठ जाएगा? यानी अगर मैं कहूं ये भवन जो है, ये भवन जो है बेटा 100 मीटर का है। भवन जो है कितने मीटर का है? 100 मीटर का। अगर मुझे पता है कि ये 5 मिनट में कितने, 3 मिनट में 15 मीटर जाता है, तो पहली ये वाली 15 मीटर जो है, आप लोग एक काम करो, आप लोगों ने क्या कहा कि 10 मीटर जो है वो कितनी मिनट में जाएगा? 5 मिनट में जाएगा। जाएगा क्या? तो ऐसे ही करते करते चले जाओ, 80 मीटर का हिसाब किताब आप लोग निकाल लो, है ना। 80 मीटर का हिसाब किताब आप लोग निकाल लो। आपने क्या कहा? 10 की गुणा 8 में करी, तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी 40 मिनट में वो कितना चला जाएगा? 40 मिनट में जो है वो 80 मीटर चला जाएगा। जैसे ही 80 मीटर जाएगा मेरे दोस्त, 40 मिनट में 80 मीटर चला गया। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? ऐसे क्वेश्चन भाई, 3 और 2 5 मिनट। एक बंदर एक भवन पर 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, 15 मीटर चढ़ गया और अगले 2 मिनट में वह 5 मीटर फिसल गया है। अगले 2 मिनट में वह 5 मीटर फिसल गया है। यानी ओवरऑल जो मिनट हो चुकी हैं वो 5 मिनट हो चुकी हैं और समय कितना लग चुका है? 15 में से 5 गया तो केवल वो 10 मीटर ही चढ़ पाया है। 10 मीटर ही चढ़ पाया है तथा उस भवन की ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है। उस भवन की ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है। तो कितने मिनट बाद वह बंदर उस भवन पर पूर्णतः चढ़कर बैठ जाएगा? तो बेटा अगर 15 घटा देता हूं, 100 में से 15 गया तो 85 मीटर आएगा। 85 मीटर का हिसाब किताब मुझे निकालना होगा। 85 मीटर का हिसाब किताब मुझे निकालना होगा। 85 मीटर का हिसाब किताब मुझे निकालना होगा, है ना। 15 मीटर अगर मैं घटा देता हूं तो कैसे निकालेंगे भाई? 85 मीटर चढ़ाओ, 10 और 8 की गुणा करो तो 80 मीटर कितनी देर में चला जाएगा? 80 मीटर जो चला जाएगा, इधर 8 की गुणा करो, 40 मिनट में चला जाएगा। जाएगा या नहीं? अगली बार नंबर जो आया होगा वो चढ़ने का आया होगा, अगली बार चढ़ने का आएगा तो 15 मिनट फिर चढ़ जाएगा, 15 मीटर फिर चढ़ जाएगा। 15 मीटर चढ़ेगा तो टोटल कितना हो गया होगा? 95 मीटर हो गया होगा। और मिनट कितने लग चुके होंगे? 3 मिनट लग चुके होंगे, 43 मिनट हो चुके हैं। अगले 2 मिनट में फिर वह 5 मीटर फिसलेगा, 2 मिनट और जोड़ दोगे तो वह 5 मीटर फिसलेगा तो कितना हो जाएगा? 90 मीटर हो जाएगा। 90 मीटर पे बंदर पहुंच चुका है। 40 और 3 43 और 2 45 हो चुका है। अब नेक्स्ट छलांग देखो, 3 मिनट में 15 मीटर जाता है तो क्या 1 मिनट में जो जाएगा वो 5 मीटर जाएगा? तो 2 मिनट में 10 मीटर चला जाएगा। मुझे 10 मीटर की ही जरूरत है, मुझे 10 मीटर की ही जरूरत है मेरे दोस्त, तो वो 2 मिनट और लेगा। यानी यहां जो आंसर आ जाएगा वो 47 मिनट आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 47 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनना। टोटल 3 मिनट में वो 15 मीटर चढ़ता है, 2 मिनट में वो 5 मीटर फिसल जाता है, तो क्या ओवरऑल 5 मिनट में वो केवल 10 मीटर चढ़ पाता है? मैंने 8 की गुणा कर दी, यानी 80 मीटर चढ़ेगा, 8 की गुणा इधर कर दी, टोटल 40 मिनट में। जैसे ही अगली बार का आया होगा वो 15 मीटर की छलांग लगाएगा, 3 मिनट का समय लेगा। उससे अगली बार पहुंचे, टोटल 95 पहुंच चुका है, अगली बार में वो 5 मीटर फिसलेगा, 2 मिनट का समय लेगा। यानी 45 मिनट में वो केवल 90 मीटर पहुंचेगा। अब आपको यहां से एक बात पता है कि 3 मिनट में वो 15 मीटर जाता है तो 1 मिनट में 5 मीटर जाएगा, तो 2 मिनट में वो 10 मीटर चला जाएगा। तो मेरे दोस्त 10 मीटर और जाना है यहां, तो 10 मिनट के लिए 2 मिनट को और जोड़ दो। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 47 मिनट हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 47 मिनट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 47 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं, ये हीरे टूटने वाला क्वेश्चन कैसे होता है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि क्वेश्चन ये हीरे टूटने वाला क्वेश्चन जो है वो कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसे हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं, और एक होती है मेरे दोस्त इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अगर किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, किसी चीज के घटने से दूसरी चीज भी घट रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है यानी उल्टा इफेक्ट आता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती यानी प्राइस जो है उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को दिया हुआ है। जो उसका प्राइस है उसके वेट के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा, ये बड़ा हीरा है, 4 भागों में बेटा इस प्रकार टूटा कि टुकड़ों का भार जो है वो 1 2 3 4 हो गया क्या नहीं? अच्छा, टूटने से पहले हीरा कितने का रहा होगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 किलो का हीरा रहा होगा। 4 पार्ट में टूटा है, 4 पार्ट में टूटा है, तो 1 2 3 4 में वो टूट चुका है। उसने कहा यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7000 की कमी हुई। अच्छा, उसने कहा है जो वेट है ना उसका वर्ग कर दो, ये प्राइस रहा होगा, तो क्या टूटने से पहले उसका जो प्राइस रहा होगा वो 100 रहा होगा, टूटने के बाद इसका प्राइस 1 हो गया होगा, इसका प्राइस 4 हो गया होगा, इसका प्राइस वर्ग का भार का वर्ग है 9 हो गया होगा, और इसका प्राइस जो है वो 16 हो गया हो गया नहीं? समझिए, एक कोई बड़ा हीरा है, उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। किस रेशो में तोड़ा है? 1 2 3 4 के रेशो में तोड़ा है। तो क्या टूटने से पहले वो जो हीरा रहा होगा वो 10 यूनिट का रहा होगा? तो जितने यूनिट का हीरा है उसका वर्ग कर दोगे तो प्राइस आपके सामने आ जाएगा। यानी टूटने से पहले हीरे की कीमत 100 रही होगी, टूटने के बाद इसकी कीमत 1 हो गई होगी, इसकी कीमत 4 हो गई होगी, इसकी कीमत 9 हो गई होगी, इसकी कीमत 16 हो गई होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई घाटा कितने का हो गया, तो टूटने से पहले 100 रुपए का था, और टूटने के बाद 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30 रुपए का घाटा हो गया। 30 रुपए की कीमत रह गई। क्या 70 रुपए का घाटा हो चुका है? टूटने से पहले 100 का था, टूटने के बाद 30 का है, तो क्या 70 रुपए का घाटा हो चुका है? उसने कहा है कि 7000 की कमी हो जाती है। तो 70 की वैल्यू क्या दी हुई है? 7000 उसने दी हुई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो उसने कहा है हीरे की मूल कीमत यानी वो 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? क्या हीरे की जो मूल वैल्यू रही होगी वो 10,000 रही होगी? क्या हीरे की जो मूल वैल्यू रही होगी, क्या हीरे की जो मूल वैल्यू, अच्छा ऊपर 70,000 है तो इसे भी 70,000 कर लो। अगर 70,000 है मेरे दोस्त, तो यहां ये जो है 1 जीरो और बढ़ जाएगी। हीरे की जो मूल कीमत रही होगी वो 1 लाख रही होगी। हीरे की जो मूल कीमत रही होगी ये 1 लाख रही होगी। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, इस हीरे वाला ही टूटने वाला, एक हीरे वाला ही टूटने वाला एक और क्वेश्चन करा देता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब देना भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हिंदी की क्लास एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, हिंदी की क्लास, ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल घर से हूं मेरे साथी, तो बता नहीं सकता। हिंदी की क्लास आप देख लो एक बार, शेड्यूल होगी वो। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात, इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 2 3 4 दे रखा है। यानी टूटने से पहले हिस्सा 4 और 3 7 और 2 9 का रहा होगा, 9 यूनिट का हिस्सा रहा होगा, वो 3 पार्ट में टूट चुका है। हीरे की कीमत जो है इसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। इसका वजन का वर्ग कर दो, इसकी कीमत 81 आएगी, इसकी कीमत 4 आएगी, इसकी कीमत 9 आएगी और इसकी कीमत 16 आएगी। उसने कहा यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान हुआ, पहले कीमत 8100 रुपए थी, अब कितनी रहेगी? 16 और 9 25 और 4 29 रहेगी, तो नुकसान कितने का हो गया? 81 माइनस 29। उसने कितने का कहा है? उसने 52,000 का नुकसान बोला है। 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, और 7 में से 52 का बोला है, उसने 52,000 का नुकसान कहा है।
तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, होगी या नहीं। तो उसने क्या कहा है मेरे दोस्त, हीरे की मूल कीमत क्या है, यानी वो 81 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 बराबर 1000, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के चला था मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। ये छलांग वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, छलांग वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब बस यहां जब व्यक्ति चल रहा है तो यहां कदम लिख गए हैं, अगर यहां कुत्ता बिल्ली होते तो कदम की जगह छलांग होते, बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है मेरे दोस्त। अगर कुत्ता बिल्ली होते तो छलांग लगा रहे होते, अगर व्यक्ति है तो दोस्त कदम लिखा हुआ है। ठीक है, समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक सिपाही, नहीं 15 तो घटाना ही पड़ेगा, जितना वो छलांग लगाता है उतना घटाना ही पड़ता है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन होता है। अगर वो घटाया नहीं होता तो 100 का तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते, 100 का तो फिर हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते, अगर वो घटाया नहीं होता। फिर कितना आता मेरे दोस्त, फिर मैं आपको बता देता हूं फिर कितना आता। अगर मैं घटाया नहीं होता ना तो 5 मिनट में 10 मीटर, तो 100 मीटर चलाने के लिए 10 की गुणा इधर करता, 10 की गुणा फिर 50 मिनट आंसर बता देता, जो कि गलत होता। ऐसा नहीं है, जितना वो 1 मिनट एक बार पहली बार छलांग में चढ़ता है उतना घटाना ही होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, फटाफट मुझे इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है एक सिपाही एक चोर का पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है। यहां चोर है मेरे दोस्त, जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही कितने कदम चलता है, 8 कदम चलता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, जब बिल्ली 10 छलांग लगाती है तो कुत्ता 8 छलांग लगाता है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को समझना। सिपाही के 5 कदम, सिपाही के 5 कदम जो हैं चोर के 7 कदम के बराबर है। यानी जितनी दूरी ये 5 कदम में तय कर लेता है, ये कहीं जाके 7 कदम में उतनी दूरी तय कर पाता है। तो क्या ये तेजी से चल रहा होगा? बेटा ये क्वेश्चन अब दूसरे रूप में कैसे हो सकता है। एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। बिल्ली के 10 छलांग जो है, बिल्ली जितनी देर में 10 छलांग लगाती है, कुत्ता उतनी देर में 8 छलांग लगाता है। चोर के बिल्ली के द्वारा 7 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते के द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो ये छलांग वाले क्वेश्चन में वो आपसे हमेशा चालों का अनुपात पूछेगा, तो आपको हमेशा दोस्त गुणा कर देनी है। 8 की गुणा 7 में करेंगे तो 56 आएगा, 10 की गुणा 5 में करेंगे तो 50 आएगा। दोनों का रेशो निकालेंगे तो 28/25 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सिपाही और चोर की चालों का अनुपात क्या होगा, तो 28/25 होगा। और चोर और सिपाही का पूछा जाता तो 25/28 हो जाता। ठीक है, उस केस में रेशो उल्टा हो जाता। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, सिपाही और चोर का पूछा है तो वो 28/25 हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी बहुत शानदार तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे साथी, उस लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो लास्ट क्वेश्चन है कैसा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आ जाएंगे। आपको दिक्कत हो सकती है उस वाले क्वेश्चन में, बिल्ली वाले और बंदर वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, तो प्रैक्टिस सेट में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए मुझे, बस ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ये बताइए, ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहा जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है यानी दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं कि दोनों ये बराबर हिस्से होते हैं, इसलिए इनका रेशो जो होता है वो 1:1 होता है। ठीक है, अगर मैं कभी भी आप लोगों से ये कहूं ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर आपसे पूछूं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध का रेशो क्या रहेगा, तो आप कहेंगे हमेशा 1:1 रहेगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का रेशो क्या रहेगा, तो अर्थ है बेटा पूरी, पूरी मतलब 1 और 1 को जोड़ेंगे अर्थ आ जाएगी, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की वैल्यू 1 है, तो उस केस में रेशो 2:1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे साउथर्न हेमिस्फीयर और अर्थ का रेशो पूछूं तो साउथर्न हेमिस्फीयर कितना है, 1 है,
और अर्थ क्या है बेटा, ये पूरा पार्ट है। पूरा पार्ट मतलब एक और एक को जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो यहां से वो जिसका भी रेशो आप लोगों से पूछता है, वो जिसका भी रेशो आप लोगों से पूछता है, ये रेशो आप लोगों को मेरे साथ ही पता होगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, यही लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, जल्दी से मुझे बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल नहीं है, जल और पानी है। पृथ्वी पर थल और, हाँ, थल और जल का अनुपात, थल मतलब क्या होता है, मिट्टी होती है ना। थल मतलब जहां पानी मौजूद नहीं है ना। तो थल और जल का जो अनुपात है वो 1:2 दिया हुआ है, पृथ्वी पर दिया हुआ है दोस्त। पृथ्वी पर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, थल की बात कर रहे हैं और जल की बात कर रहे हैं। दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, 1:2 का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये रेशो जो है वो 2:3 है। आप मुझे ये बताइए, पृथ्वी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का रेशो क्या 2:1 होता था? तो सबसे पहला काम है इस रेशो को 2:1 में कन्वर्ट करना। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो यहां 3 आएगा, और दोनों को जोड़ते हैं तो यहां 5 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं, तो बराबर करो। 5 की गुणा यहां करो, 3 की गुणा यहां करो। तो 5 की गुणा आपने यहां कर दी, 5 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां कर दी, 3 की गुणा यहां। क्या ये दोनों बराबर हो चुके हैं? बराबर होने के बाद इसे 2:1 में बदलना होगा, यानी 2 की गुणा यहां कर दीजिए, 1 की गुणा यहां। तो 2 की गुणा यहां करिए, 2 की गुणा यहां, और 1 की गुणा यहां, और 1 की गुणा यहां। क्या ये कन्वर्ट हो चुका है 2:1 में? 15 से 15 कटा, 2:1 में कन्वर्ट हो चुका है, बस कर दीजिए। अगर मैं पृथ्वी पर थल देखूं तो 10 है, जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे देखूं तो 6 है। पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को घटा दूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहां देखेंगे 5 दूनी 10 दूनी 20, पृथ्वी पर 20 जल है, जबकि उत्तरी पर 9 है, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 आ जाएगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध पे अगर थल और जल का रेशो पूछा जाता है तो वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4:11 हो जाएगा। बस इस रेशो का है सारा खेल, जो है वो इस रेशो का है। ठीक है मेरे साथी, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर से करके लाना है मेरे दोस्त। आप लोगों का, हाँ, आप लोगों का जो है शानदार रहा सेशन, आप लोगों का जो सपोर्ट रहा वो जानदार रहा परिणाम बैच के अंदर। हाँ, शानदार रहा, जानदार रहा आप लोगों का सेशन। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मन लगा के पढ़ाई करो। जिसने कोर्स ले लिया है बहुत अच्छी बात है, और मैं बस यही कहना चाहूंगा, कोर्स की वजह से नहीं, कि अगर आपको लास्ट में प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह भी, वर्कशीट भी, और हम लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है, आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं और हमें कोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, मन लगा के बस पढ़ाई करिए। इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों का मोटो सेम ही है, सिलेक्शन को लेना। और हम लोगों को इस बार सिलेक्शन को लेना होगा, क्योंकि इतनी बल्क में वैकेंसी जो है वो शायद अब आप लोगों को कभी अपने बच्चों के लिए भी सुनने को ना मिले। आपके लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आपको तो मौका मिलना ही नहीं अब इसके बाद, अपने बच्चों के लिए भी सुनने का मौका ना मिले कि इतने बल्क में वैकेंसी आई है। तो मेरे दोस्त, इन वैकेंसीज का फायदा उठाना है आप लोगों को, और वो वैकेंसीज का फायदा तब उठेगा जब सारी चीजों को भूल के बस दिन रात जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोगों को मैथ में समस्या बनी हुई है तो मेरे दोस्त आप लोग उस समस्या को पहचानिए कि मुझे कौन से चैप्टर में समस्या बनी हुई है। जो समस्या आप लोगों को क्लास 10th से बनती आ रही है, अगर वही समस्या अभी आपको है तो आपने इतना जीवन जो है, इतना समय जो है वो बिल्कुल खराब कर दिया है। मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब मैंने जीडी में पढ़ाया था तब उन्होंने मेंसुरेशन को कमजोर बताया था, जब मैंने ग्रुप डी में पढ़ाया था तब उन्होंने मेंसुरेशन को कमजोर बताया था, वो आज भी मेंसुरेशन को कमजोर बता रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने मेंसुरेशन पे काम नहीं किया है।
मेरे दोस्त, अगर कमजोरी है और वो आप लोगों को पता चल चुकी है तो उस कमजोरी पर काम करिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसे आप लोग ना कर पाओ। आप लोग वो अद्भुत बच्चे हो जो लगातार पिछले 3 महीने से 85-86 क्लास ले चुके हो, कहीं ना कहीं चीजें सीख चुके हो। और अगर कहीं ना कहीं चीजें सीख चुके हो तो बस थोड़ा सा स्मार्ट वे में उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करना है, उन चीजों को लागू करना है। जो चीजें सीखी हैं बस उन्हें दिखाना है, उनसे रिजल्ट लेना है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, वो आप कर सकते हो। तो आपने अपने मन के अंदर जो ये चीज बनाई हुई है कि मुझे इस चीज से डर लगता है, उस चीज को दोस्त खत्म कर दो। वाकई में आप लोगों का शानदार प्रदर्शन रहा इस टाइम पीरियड में और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो उसके लिए तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तब बनता है जब आप मीटअप में आए और मीटअप में आप लोग मुझसे कहें कि आपकी वजह से हम लोगों के 15 क्वेश्चन ठीक हुए हैं मैथ के और आपने शानदार पढ़ाया था। तब मैं आप लोगों को एक स्पेशल वाला थैंक्स बोलूं कि थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जितने भी बल्क में यहां बच्चे मौजूद हैं वो हम लोग मिल रहे हों और हम लोगों का एक ही टारगेट है, वो है मीटअप में मिलना। मीटअप में तभी मिलेंगे जब सिलेक्शन लेंगे। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिलेक्शन जो है ना, ये सिलेक्शन केवल 2-3 लोग ही हैं जो चाहते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो। नहीं तो दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहती कि आपका सिलेक्शन हो। आप लोगों के माँ बाप चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और सामने जो व्यक्ति पढ़ा रहा है आप लोगों को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक वो व्यक्ति चाहता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। कहीं ना कहीं उसका भी अपना स्वार्थ है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसका नाम होगा, पर स्वार्थ से कहे या कैसे भी कहे आप लोगों का भला वो चाहता है। तो दोस्त कोशिश करिएगा कि बिल्कुल भी समय को जाया मत करिए, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और मैं फिर से कहता हूं कि 15 नंबर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, शानदार तरीके से 21 तारीख में मिलेंगे सुबह 8 बजे और प्रॉपर सीट के साथ, प्रॉपर वर्कशीट के साथ, वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। हर एक चीज, मतलब कह सकते हो अगर आप लोग जान लगाने के लिए तैयार हैं तो मैं जान फूकने के लिए तैयार हूं उस चीज में। ठीक है, तो 21 तारीख से आप लोगों के साथ फिर से जुड़ रहा हूंगा सुबह 8 बजे मैथ की क्लास के साथ। और इस बार फ्री वाले में आप लोगों को पीडीएफ वगैरह नहीं मिली थी, लेकिन उसमें हम लोग आग लगा रहे होंगे। पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन, फिर उनका सॉल्यूशन, कोई डाउट ही नहीं बचने वाला। हर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं 21 तारीख को। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और चीजों को रिवाइज करिए। परिणाम बैच रिवीजन का बहुत बढ़िया वो है, परिणाम बेस से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं 21 की सुबह 8 बजे।